बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का जो डिस्कशन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, काफ़ी एंगल से। हमारे फेस्टिवल के लिए ज़रूरी है, एज सिटीजन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज का डिस्कशन का टॉपिक है डिसेंट, डिबेट एंड ड्रामा। काफ़ी वेग साउंड कर रहा है बट हम इसको फोकस करने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम पे किसी भी तरह का आर्ट, किसी भी तरह का फ़न पेश करता जाना और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सेंसरशिप का टॉलरेंस लेवल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और ये चीज़ बेंगलोर तक भी पहुंच चुकी है, जो प्राइमरीली एक हिंदुस्तानी शहर नहीं है, लेकिन यहाँ भी एक हिंदुस्तानी ड्रामा जो किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा हो, किसी ताकत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा हो, वो भी करना मुश्किल होता जा रहा है। ये तकरीबन 4-5 साल से बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे शख्स हैं जो हमें इस बारे में थोड़ा और समझ देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं निशा अब्दुल्ला को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। निशा अब्दुल्ला एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर हैं, जो फ़िलहाल एक कलेक्टिव चलाती हैं जिसका नाम है काबिला। और इनका ज़्यादातर आर्ट एंटी कास्ट, एंटी ओप्रेसिव, इन चीज़ों के अतराफ ध्यान रखता है। और थैंक यू सो मच निशा फॉर जॉइनिंग अस। मैं दूसरी पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगा, शत्रुपा भट्टाचार्य, जो बेंगलोर के थिएटर सर्किट की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। तकरीबन सारे थिएटर ग्रुप्स के साथ काम कर चुकी हैं और हमारे नाटकनामा में काफ़ी सपोर्ट भी किया है हमें, बीइंग अ पार्ट ऑफ मोर देन वन डिस्कशंस। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द लास्ट मिनट कॉल। हमारे तीसरे पैनलिस्ट बेंगलोर से नहीं हैं, वो हमारे मेहमान हैं जो कल के ड्रामे में अदाकारी दिखाएंगे। उनका तारुफ मैं चाहूँगा कि मैं शत्रुपा से सुनूं, क्योंकि वो उनके साथ काम भी कर रही है। मेरे ख्याल से वो बेहतर बता पाएगी। हाय, पहले तो सॉरी कि मैं थोड़ी इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोलूँगी, बिकॉज I am not very well versed in Hindi. So I just want to have this opportunity to introduce Mohammad Nizam sir. He has come all the way from Jamshedpur to be part of our production, which is happening tomorrow, that is Sakal Jani Hai Nath. He's a huge theatre artist. He has been doing theatre for the last 36 years. और हमारे director साहब श्रीनिवास उनके mentor हैं. So Srinivas started his theatre by holding Mohammad Nizam sir's hand. And it's a huge opportunity for us today that he's here. He has worked with eminent names in theatre like Satyadev Dubey ji, and he has done films, he has done TV shows and whatnot. So we're extremely grateful that he's here today. Sir, please aaiye. This is for you. And we can't be more grateful. He's just here to do the 2 shows, and उनके खुद के काम छोड़ के वो यहाँ पे आए हैं ताकि आज हमारे साथ शामिल हो सके। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि हिंदुस्तानी थिएटर की तहजीब कहीं ना कहीं इस एंटी ओप्रेशन, एक सोशल कॉज से रिलेटेड जुड़ी हुई है। ज़्यादातर थिएटर जो आज़ादी से पहले भी निकला है और आज़ादी के बाद भी, उसमें एक पॉलिटिकल थ्रेड रहता है। वैसे तो मेरे हिसाब से हर चीज़ पॉलिटिकल है, लेकिन ओवरटली पॉलिटिकल अगर हम किसे कह सकें। और आज़ादी के टाइम पे भी थिएटर को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेपन की तरह यूज़ किया गया था टू डिसेंट, आवाज़ उठाने के लिए। और आज का सवाल तो ये है कि अगर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तानी थिएटर की पॉलिटिकल रही है कहीं ना कहीं, और अगर हम उस तहज़ीब को बरकरार रखना चाहते हैं या उसी तहज़ीब को सेलिब्रेट करना चाहते हैं या ऐसा कुछ आज करना चाहते हैं, वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स, दे आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म। और इससे पहले कि हम उस सवाल का जवाब दें, सर मैं आपसे सुनना चाहूँगा, क्योंकि आपका ताल्लुक़ इप्टा से रहा है, जन्म से भी रहा है। थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को आप इनके बारे में कुछ बोल सकें तो। शुक्रिया, आप सबका भी शुक्रिया कि इस तरह की चर्चा के लिए मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि किसी भी शहर में, या हम बेंगलोर की बात करें, मेरे शहर जमशेदपुर की बात करें,
किसी भी शहर में इस तरह की गोष्ठियाँ हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, इसका मतलब वो शहर जिंदा है, उस शहर के लोग जिंदा हैं। बेशक हम गिनती करें, संख्या कम लग सकती है, लेकिन संख्या कोई मायने नहीं रखता है। कहते हैं एक बीज में कई दाने निकलते हैं, तो इसी तरह से कम संख्या में भी अगर लोग जिंदा हैं यहाँ से, तो ये जिंदा होने का जो संक्रमण है वो फैलेगा। इप्टा से बहुत ज़्यादा नहीं, जमशेदपुर में इप्टा के साथ मैंने कुछ सालों तक काम किया है, और इप्टा की अपनी आइडियोलॉजी रही है, जैसा कि सब लोगों को पता है। ये कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि किस आइडियोलॉजी के साथ काम करते रहे हैं, किस विचारधारा के साथ काम करते रहे, और जन्म भी लगभग चूँकि उन्हीं का हिस्सा था, उनके पार्ट से ही निकल के। कई बार ऐसा हुआ हम लोगों के साथ भी, या हिंदुस्तान के हर थिएटर ग्रुप के साथ भी हुआ, हर तरह के विचारधारा के राजनीतिक दलों के साथ भी हुआ, कि कहीं ना कहीं कुछ लोग टूटे, अलग हुए, और लेकिन जहाँ से टूटे, जिस पेड़ की शाख या जिस पेड़ का बीज निकला, उस बीज से वैसा ही फल हुआ। तो इप्टा से जो लोग अलग हुए थे, जन्म जिसकी बात कर रहे हैं आप, या मैं सागर सरहदी के साथ काफ़ी वक्त तक मैंने काम किया मुंबई में, तो सागर सरहदी भी इप्टा के फाउंडर मेंबर्स में से थे, लेकिन बाद में कुछ वजह रही होगी इंटरनल, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक अलग थिएटर ग्रुप बनाया कर्टेन नाम से, और काम करना शुरू किया। तो ये सिलसिला पूरे भारत में चला है और हर ग्रुप के साथ चल रहा है, इप्टा कोई अपवाद नहीं है। लेकिन जिस तरह की आइडियोलॉजी को लेकर थिएटर का जन्म हुआ, हम लोग सिर्फ अगर इप्टा की ही बात नहीं करें, या किसी शहर या किसी ग्रुप या किसी एक ख़ास विचारधारा की बात ना भी करें, हम लोग जिस थ्योरी को लेके जानते हैं कि नाटक का जन्म कैसे हुआ है ना, हम लोग भारतीय नाटक की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी थिएटर की बात कर रहे हैं, तो भारतीय नाटक में सबसे बड़ा ग्रंथ नाट्यशास्त्र को ही माना गया। उसमें कहीं ना कहीं ये चर्चा इस बात को बल देती है कि वो पंचम वेद के रूप में स्थापित हुआ, और वो पांचवें वेद की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी। अगर हम उस ज़रूरत को समझ लेंगे तो नाटक किसी भी संगठन के आइडियोलॉजी को, या नाटक करने वालों की जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए समाज के लिए, उसको समझ लेंगे हम। बहुत आसान सा है कि 4 वेद थे, सबको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इन चारों वेदों को, जैसा कि हमने शास्त्रों, पुराणों में या इतिहास में पढ़ा है, जाना है, उसकी जानकारी के आधार पर सिर्फ इतना ही था कि इन वेदों को जानने, पढ़ने का अधिकार सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों को था, कुछ ताकतवर लोगों को था, जिनके पास ज्ञान का एक अधिकार था, है ना। ये ज्ञान का जो एक फिक्स दायरे के लोगों तक ज्ञान का अधिकार था, उस ज्ञान के अधिकार को पाने के लिए जो वंचित लोग थे, जो उससे बचे हुए लोग थे, चूँकि वो मनुष्य थे, अगर हम खुदा, ईश्वर, जिस पर भी यकीन रखते हैं, उसकी बनाई हुई कायनात पे अगर यकीन रखते हैं, मखलूक पे यकीन रखते हैं, तो हमें इतना ज़रूर मालूम होना चाहिए कि उसने फ़र्क नहीं किया था। उसने फ़र्क नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ फ़र्क कर दिया। मैं वेदों या उस पुराण की कहानी का एक उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत आसानी से हम लोग बात को समझ सकें। हमने फ़र्क किया, हमने चीज़ों का बंटवारा किया, कुछ ख़ास लोगों तक ज्ञान का भी बंटवारा कर लिया। क्या ये मुमकिन है? हम एहसास खरीद सकते हैं, किसी का छीन सकते हैं, हम जज्बात छीन सकते हैं, हम संवेदना छीन सकते हैं, नहीं छीन सकते। लेकिन ये छीनने की कोशिश की गई थी ज्ञान के आधार पे कि ज्ञान का अधिकार कुछ लोगों को है। तब हमारे जैसे कुछ लोगों ने, कह सकते हैं हमारे जैसे कुछ सरफिरे लोगों ने ब्रह्मा जी के पास गुहार लगाई कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, होना तो ये चाहिए कि वेदों में जो ज्ञान छुपा है, जो विज्ञान छुपा है, वो हम तक भी पहुँचे, ताकि हम भी मनुष्य होने के, इंसान होने की श्रेणी में उनके साथ खड़े हो सकें। और बाद में ईश्वर भी ये कह सके कि हमने फ़र्क नहीं किया था और ये फ़र्क मिट गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने भरत मुनि और उनके शतपुत्रों को आज्ञा दिया
कि इन चारों वेदों के मुख्य मुख्य चीज़ों को लो और उन चीज़ों का समावेशन करके, ज्ञान है, सारे ज्ञान है, विज्ञान है, बहुत वैज्ञानिक चीज़ें भी हैं उसमें, तो उन ज्ञानों को समेट के एक ऐसा वेद बनाओ जिसमें रूप भी समाहित हो, विजुअल। क्योंकि जो लोग वंचित रहे थे वो पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए सिर्फ शब्द समाहित नहीं हो, शब्द के साथ साथ रूप भी समाहित हो, ऑडियो भी हो, विजुअल भी हो, देखा भी जा सके, सुना भी जा सके, ताकि ज्ञान उन तक भी बटे और बाद में वो चारों वेदों के मुख्य मुख्य हिस्सों को लेके पांचवा वेद बना। आप समझ सकते हैं कि नाटक की शुरुआत की बुनियाद ही यही कि हम सबको बराबरी के हक पे रखें, बराबरी के अधिकार की बात करें और ज्ञान, संवेदना, जज्बात या अधिकार की बात करें और वो इंसान को इंसान बने रहने में मदद करे। नाटक की शुरुआत ही जब ऐसी है तो हम बिल्कुल आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं या जिस मुद्दे पे बातचीत करने जा रहे हैं, नाटक करने वालों का जो अपना जज्बा किस तरह से होना चाहिए, मेरा ख्याल है सभी थिएटर से जुड़े विद्वान लोग हैं। इस बात को ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा मकसद ही ऐसे शुरू हुआ है और हमारा काम ही यही है। इस काम में बेशक गाहे बगाहे रुकावटें आती रही हैं, कहीं कहीं किसी छोटे शहर में आजकल लोग कह रहे हैं कि थिएटर मर रहा है, विचारधारा मर रही थिएटर से। कुछ लोग सरकारी थिएटर करते हैं ग्रांट के लिए, है ना, कुछ लोग गैर सरकारी थिएटर करते हैं, कुछ लोग सिर्फ क्रांति के लिए थिएटर करते हैं, कुछ लोग सिर्फ टाइम पास के लिए थिएटर करते हैं, कुछ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर करते हैं। लेकिन तमाम तरह के थिएटर में आप जिस मकसद से भी करते हो, रंग कर्म हो रहा है, थिएटर हो रहा है, नाटक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चाहे आप जिस तरह के थिएटर, आप हो सकता है कि हमारी विचारधारा का थिएटर कोई नहीं कर रहा हो, आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मेरी विचारधारा का नहीं होने के बावजूद वो इंसानियत के लिए तो खड़ा होगा वो थिएटर, चाहे जिस रूप में भी खड़ा हो, और यही मकसद है। शुक्रिया, आगे बात। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम सर। मेरे ख्याल से हम जो पूरे पैनल डिस्कशन में बोलना चाहते थे आपने 5 मिनट में सुना दिया और बहुत ज़बरदस्त कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया आपने। और इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं अपने अगले 2 पैनलिस्ट से पूछना चाहूँगा वापस वही सवाल कि अगर जैसे सर ने कहा थिएटर की बुनियाद ही वहीं से आई है, थिएटर की बुनियाद एक एकता से आई है, एक आवाज़ उठाने की बात से आई है, तो आज आवाज़ उठाना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है ये मेरे ख्याल से सबको पता है। ठीक है, आज की सरकार ऐसी है, आज का टॉलरेंस ऐसा है कि किसी भी तरह के आर्ट को, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन को, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी का हो, ख़ास तौर से अगर माइनॉरिटीज़ से आ रहा हो, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। इस दौर में हम एज अ कम्युनिटी, एक थिएटर कम्युनिटी, हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? So I just want to say 2 things in connection to what Nizam sir had said, and then maybe we can go with the discussion. And so I think what he mentioned, one important thing that comes out, and I think I've mentioned this in the in the previous panel discussions, and this credit goes to Nisha. Actually, I'll tell you why. Because we had a conversation once, and she had told me that it is very important to know what is your theatre. And that made me think कि मुझे तभी भी मालूम नहीं था कि मेरा what is my theatre does not mean कि मैं थिएटर क्यों कर रही हूँ, but what is my theatre मुझे नहीं मालूम था. And we were at your place, and you know we were discussing, and you told me कि Shorty, I know for sure that what is my theatre. I know, I'm very clear. Do you know what is your theatre? I think that is very important for all of us to know and sort of identify कि क्या है हमारा थिएटर, जो हम बोलते हैं ना कि हम थिएटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो ये एक चीज़ है. मैं 2 बस आई जस्ट वांट टू शेयर 2 हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स आई थॉट इज़ इंटरेस्टिंग. एक तो मुझे याद आ रहा है कि यू नो इन 16th-17th century there was this one particular figure, theatre personality called Noti Binodini. You know, she is regarded as one of the pioneers in Bengali theatre for bringing the proscenium theatre in Calcutta. But उस वक्त भी she had a hard time. Why? Because she was the daughter of a sex worker, and you know, and she got
her acclaim as a theatre artist only because Sri Ramakrishna had come to watch one of her plays where she was playing Chaitanya Dev. And Sri Ramakrishna was so engrossed and got so mesmerized by her performance that he came and he touched her to bless her. And he was told कि नहीं उसे मत छूइए, वो सेक्स वर्कर की लड़की है, पहले तो उसे थिएटर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं करने के लिए. And this was 17th century, the बाबूज, the कोलकाता भद्रलोक बाबूज है कि हम अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है कर लो, एक कोने में पड़ी रहो और कर लो. ऊपर से श्री रामकृष्ण आके उन्हें छू रहे हैं, मतलब ये कैसे हो गया. So ये तो I mean, I take notice this figure as a great symbol of dissent. Sheer just by the way how she has worked and how she has, I would really urge all of you to go back and please Google or read something on her, and you are going to be surprised to know her story. So this is one. Another thing is, ये जो difference की बात हम कर रहे हैं ना, ये बहुत recent है, 19th-20th century का है. इस मामले में आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, ये जो हिंदी उर्दू एंड ये जो बाइफर्केशन है ये बहुत रीसेंट है. अमीर खुसरो के टाइम पे ये नहीं था. ये 13th सेंचुरी में इट वाज समथिंग कॉल्ड खड़ी बोली, वो था. तो ये तभी आया जब सडनली हिंदुओं को लगा दिस होल राइज ऑफ नेशनलिज्म सॉर्ट ऑफ केम एंड द हिंदूज सॉर्ट ऑफ थॉट कि हमें लैंग्वेज चाहिए अपना चीज़ बोलने के लिए, एंड दैट्स हाउ हिंदी दिस एंटायर बाइफर्केशन हैज़ कम. अदरवाइज पहले सब कुछ एक ही था, हिंदी उर्दू पर्शियन अरेबिक सब एक ही था. सो आई मीन एंड दीज थिंग्स are becoming more pronounced day by day. जैसे कि my husband, we were just discussing and he shared a very interesting story. Marks नहीं मिलेगा, आपको दुआर लिखना पड़ेगा. So that's how it is happening. Did I get it right, Srijan, or it was the other way around? Yeah. We were just discussing about that, and again this was again shared by another friend of ours who was from UP, and he said so that's how this whole idea of कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, that is affecting our theatre definitely. Now कैसे, how do we cross it? Well, of course, we definitely have to cross it. There's no other option. हम cross तो करेंगे ही, but I'll give it to Nisha, then we'll come back and we'll continue. Please. I just want to add, sorry, मैं भी English, Hindi थोड़ा mix करके बोलूँगी. Hindustani is not my language. Although I'm Muslim, it's not my language. I'm a Malayali Muslim, so I will speak in very bad accented Hindi. Please put up with it. You all are free to laugh, but mostly in English. So मेरे से ये जो सवाल किया था कि what is your theatre, वो सुनील शानबाग सर ने किया था when I was in training. तो I also want to acknowledge that कि उन्होंने जो सवाल की थी कि what is your theatre and where does your theatre come from and why is it that you do theatre, all of that is held in that question. And I also want to acknowledge Sunil Shanbag sir here because he's someone who has carried that tradition of dissent even now. And he's someone who, in spite of his advancing age, he's someone who consistently tries to keep that spirit alive in Bombay Theatre, and it's very hard to do that there in Bombay Theatre. So I just wanted to acknowledge that. I just wanted to say a few things, and then we can just continue. I think it's very important for us as theatre makers to keep asking, how are we doing our theatre also? Not just what is the theatre and what is my theatre, but also how are we doing our theatre? What I found in my own journey is that when I first started doing theatre, it was very easy to believe that there is only a certain kind of theatre that is theatre. And that my theatre had to say things, had to say some particular things, they had to say it in a particular manner. और वो जो तरीका है, वो जो फॉर्म है, वो जो लैंग्वेज है, वही थिएटर है. मैं गलत थी. My journey is such that I have realized कि what happens behind
you know, a performing venue, closed doors of a performing venue, is not only theatre. And that, I just want to invite all of you here, who all are makers, to keep thinking about that and to not lose sight of that. Today, my theatre is very different. The first play that I did, it's embarrassingly large scale. I had huge sets. Shorty was one of the actors in it. A huge set, not practical. I had an idea of what theatre is. My theatre is very political. I had an idea of the scale of theatre I had to do theatre at, and because I'm a woman doing theatre, I felt I had to do it that way to be taken seriously. And then I realized, my opening show is over. My next 2 shows were also over. I am stuck with this huge set. I have no money to pay for where to keep it. I have no places to do this theatre at because it's so huge. And its light design is complicated, its set design is complicated. What am I going to do with this? So I want to sort of bring this into this discussion, because part of this need to create political theatre and continue the tradition of dissent, you must ask yourself also, what is the ecosystem in which we create theatre in, and what can allow us to bring our theatre into the community? How do we create spaces for different bubbles to come together? All of us live in bubbles. Me, because I can't, speak in, enough Kannada. My Kannada is really broken. My Urdu is very broken. My Hindi is broken. There are problems, there are limitations. But what are ways in which to move beyond those things and enter community? Those are maybe where we need to think more of, because ये जो माहौल है ये तो बदलेगा नहीं. Whether it is this Prime Minister or this regime or whatever, our country has moved firmly to the right. ये शायद हमारी generation में शायद change नहीं होगा. Right? This is here to stay. So whether it is one regime or another regime, मतलब संघर्ष तो जारी रखनी ही है. So how does one stay away from doing theatre because it gives us, I don't know, some social capital? Add to what Nisha said. So it's a very similar story for me also. When I first started, thought about going for direction, I directed a play which was again huge. It looked like a film. So people had come out and told me, oh, हमें ऐसा लगा कि हम film देख रहे हैं. It happened here. It happened here. And I don't know if that's a compliment as a exactly. filmmaker. So, इतना अच्छा पूरा लगा कि film चल रहा है, like ऐसे type के. And that was good, 5 years back or 4 years back. So now when I look back, the subject that I was dealing with, I question myself कि अगर आज मुझे वही subject पे करना हो, तो will I do like play of that sort, or will I handle it in a different way? Of course, I'll handle it in a different way, and the way which Nisha said is not choosing that, but rather doing it in a scale which is more accessible to the people. Yes. So that is why आज जब मैंने I have written a play, and I never imagined that I could take the risk of writing again on a subject which is, well, if you ask me 5 years back, what would be your first play about? This would have definitely not been. It would have been something else completely. But वही the idea that कि मैं ये subject के ऊपर लिखा, and I am ready to do it not just in proscenium theatre, but although it's a huge cast, but anywhere the space, I'm not thinking कि वो मेरा space क्या होगा, मैं costume क्या करूँगी, मेरे music A.R. रहमान मेरा music देगा, अगर नहीं देगा तो मैं play नहीं करूँगी. I'm thinking how to overcome those. I'm thinking कि नहीं, मुझे कहानी बोलना है, मुझे एक स्टोरी बतानी है, और ये स्टोरी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मुझे पता है कि ये स्टोरी बोलनी चाहिए अपने तरीके से बोलना है. Exactly, अपने तरीके से मुझे बोलनी चाहिए. This was not what 5 years back. Again, like Nisha, I also started my theatre in a different way. Where I am, but I am today is very different, and that's what, like how I did my theatre, what was my journey about. That was something I thought was very different.
तो आई एम ग्लैड यू ब्रॉट अप द टॉपिक ऑफ लैंग्वेज कि हिंदुस्तानी की आपने बात की। तो इनफैक्ट मैं कॉन्वर्जेसन उसी से शुरू करना चाहता था कि हिंदुस्तानी एक बाज़ारी ज़बान है, जो एक लोक भाषा है, जो बाज़ार में बनी है, जो लोगों की है। तो जाहिर सी बात है कि उससे ज़्यादातर थिएटर जो निकलेगा वो भी लोगों की तरफदारी में ही होगा। और ऑल्सो थैंक्स फॉर मेंशनिंग कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मुझे उर्दू नहीं आती, क्योंकि उर्दू का मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तानी का ताल्लुक़ सिर्फ इस देश से है क्योंकि वो ज़बान इस देश में ही बनी है। और ये थिएटर फेस्टिवल का भी मकसद कहीं ना कहीं वही है कि हम एक लैंग्वेज को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लैंग्वेज के टुगेदरनेस को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत लोगों ने मारने की कोशिश की थी। इनफैक्ट आज़ादी के बाद गांधी जी ने भी हिंदी का रूसिफिकेशन करने का कोशिश किया था, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। वो चाहते थे कि हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज बन जाए। फिर वो वही बात हो जाती जो ब्रिटिशर्स हम पे इंग्लिश थोप रहे थे, जिसकी वजह से आपका पूरा साउथ उठाता। और दैट्स वाई टुडे द ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ कास्ट थिंग, बिकॉज हिंदी संस्कृत go back to the whole hierarchy of caste again. So thanks for bringing that up, and that sets more context for this conversation. आगे की बात, because we were talking about finding our voice for theatre, right? कि हम किस तरह से थिएटर करेंगे, कि हमारा थिएटर है क्या। अगर हम पॉलिटिकल थिएटर कर रहे हैं, अगर हम लोगों की बात कर रहे हैं, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या फिर डिस्क्रिमिनेटेड हैं, मुझे बहुत और लगती है ये चीज़ कि मैं एक प्ले करूँगा लेट्स से कास्ट लिबरेशन के ऊपर, और ये प्ले मैं रंगशंकरा में करूँगा, ठीक है। और वही लोग जो इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ समझ रखते हैं आएंगे, देखेंगे, जाएंगे। वो एक सर्कल में चलता रहता है और थिएटर एक बबल बनता जा रहा है, एक इंटेलेक्चुअल सा बबल बनता जा रहा है, विच आई डोंट नो इफ इट्स हेल्पिंग, आई एम श्योर इट्स नॉट हेल्पिंग थिएटर। तो क्या एक पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी वापस जगाने के लिए डू वी हैव टू टेक समथिंग लाइक द सफदर हाशमी रूट अगेन, which he did. Safdar Hashmi had separated himself from IPTA because IPTA after a point was focusing on mainstream theatre. और उन्होंने बोला कि हम सोशल इश्यूज़ की कितनी बात कर लें, स्टेज पे करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनने वाला है, शायद हमें नुक्कड़ों पे जाना पड़ेगा, मिल्स जाना पड़ेगा, फैक्ट्रीज जाना पड़ेगा। बट क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिनके लिए हम थिएटर कर रहे हैं उन्हें इन स्पेसेस में बुलाया जाए, जो इन जनरल बड़ी इंटिमिडेटिंग सी रहती है। कि मैं अभी डिस्कशन से पहले भी शत्रुपा से बात कर रहा था, मैं विष्णु से एक बार बात कर रहा था कि हम एक प्ले कर रहे थे जिसका नाम था चाइना मैन। वो LTT श्रीलंका के होल सिचुएशन पे था। उसने बोला मुझे वो प्ले रंगशंकरा में नहीं करना है, मुझे वो प्ले रंगशंकरा के बाहर के ग्राउंड में करना है, क्योंकि वो प्ले क्रिकेट के बारे में, तो हम क्रिकेट खेलते खेलते ही प्ले करेंगे। जो लोग क्रिकेट रोज़ सुबह शाम खेलते हैं हम उनको दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये प्ले मैं अंदर करूँगा, भले ही मैं टिकट 50 रुपये भी रखूँ या 20 रुपये भी रखूँ, वो आदमी जिसको शायद ये प्ले देखना चाहिए वो नहीं लेके आएगा, क्योंकि आपका स्पेस ही इतना इंटिमिडेटिंग है कि वो देखने नहीं आएगा। और देखने की बात तो और, अगर हम उन कम्युनिटीज़ को थिएटर में इंक्लूड करना चाहते हैं जो डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड हैं, उनको थिएटर में कैसे इंक्लूड किया जाए, इस कॉन्वर्सेशन पे हम आएंगे आगे के डिस्कशन में। उससे पहले सर मैं वही वापस सवाल पे आना चाहूँगा कि अगर ये पॉलिटिकल अवेयरनेस या सेंसिबिलिटी हमें लानी है वापस इस थिएटर के कल्चर में, जो शायद एक डर की वजह से या उस तहजीब के खोने की वजह से खोई जा रही है, और डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे जो बहुत ही ओवरली पॉलिटिकल चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो डरते हैं कि आपका शो बंद हो जाएगा या मारकाट हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो क्या हमें फिर से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सफदर हाशमी साहब कर रहे थे, या इसको टैकल करने का एक और तरीका भी है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कल ही इसकी बात निकली थी, हम लोग एक प्ले कर रहे थे जिसने लाहौर नहीं देखा, जो अफजल वजाहत साहब ने लिखा है। और हम जब स्पॉन्सरशिप वगैरह लेने गए थे, सबसे हमें एक ही बात आई थी कि आप प्ले के नाम से लाहौर हटा दो तो हम कर लेंगे, ठीक है। और वो प्ले के शुरुआत में ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, जो एक सटायर है, वो जो प्ले देखेगा समझ लेगा, बट जो प्ले नहीं देखते वो नहीं समझ पाते। तो क्या हम मान लें और प्ले का नाम कुछ और रख दें और कर लें, या फिर उस जो हमारा ज़मीर कहता है उसे पकड़ के रखें और किसी और सेंसिबिलिटी से इसको टैकल करें? आपका इसमें क्या सवाल आसान नहीं है और जवाब भी आसान नहीं है।
लेकिन एक माहौल तो ऐसा बना है पूरे मुल्क में, एक ऐसा माहौल बना है कि आप अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए उतने स्वतंत्र नहीं रहे जितने कभी हुआ करते थे। लेकिन ये जो माहौल बना है ना, इसकी जिम्मेदार भी हम सब लोग ही हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दें या किसी पॉलिटिकल लीडर एक आदमी को जिम्मेदार ठहरा दें कि इसने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसा कर दिया। कुर्सी जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ रही शुरू से। चाहे जब पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी तब भी कबीले थे, और कबीलों में जो सरदार की लड़ाई होती थी, तो तरह तरह से लोगों को अपने फेवर में करने और बाकी लोगों को अपने खिलाफ वाले लोगों के खिलाफ करने में हमेशा लगे रहते थे। और वो सिलसिला चलता चलता पॉलिटिकल सिस्टम तक आया। ये हमारे घरों में भी है, पारिवारिक दायरे में भी। अब अगर आप देखेंगे तो अपना दबदबा कायम रखने का जो ये रहा, पहले हम लोग बहुत सालों से लड़ रहे थे ना, नारी मुक्ति स्वतंत्रता आंदोलन और ये वो नारी सशक्तिकरण करना, क्योंकि नारी को लगता था कि उनका हक नहीं मिल रहा है, या हमको लगता था, कुछ लोगों को लगता था कि उनके हक को दबाया जा रहा है, हुकूक को दबाया। पॉलिटिकल सिस्टम में ये हमेशा से होता रहा है। सफदर हाशमी की बात करें तो सफदर हाशमी साहब की जो हत्या हुई 1 जनवरी 1989 साहिबाबाद में, जब वो मज़दूरों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ C2 नाम का एक संगठन था। तो कहीं ना कहीं 2 बातें थी। एक बात तो ये थी कि उनको अपने भाव अभिव्यक्त करने थे उन मज़दूरों के हित में जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, जिनकी वजह से पूरी दिल्ली का सारा निज़ाम चल रहा था। वो झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर थे। उनके घर में अच्छा अनाज दाना नहीं था, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, उनके पास रहने को घर नहीं था। मतलब इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत होती, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी लड़ाई में वो शरीक थे, मज़दूरों की लड़ाई में। और उन्होंने नाटक को एक हथियार बनाया, माध्यम बनाया। और प्रोसेनियम में नाटक नहीं किया उन्होंने कभी। उन्होंने नाटक को हमेशा उन्हीं लोगों के बीच लेके जाने की शुरुआत की, या हमेशा करते रहे, आखिरी दम तक करते रहे, जिनके समस्याओं की बात वो करते थे, जिनके प्रॉब्लम्स को उनके नाटक में उठाए जाते थे, चाहे वो किसी भी तरह के। उन्होंने गीत भी ऐसे से लिखे, गाने भी ऐसे से लिखे, जिन गानों का ताल्लुक़ कभी तो बच्चों की तालीम से था, तो बच्चों के बीच जाके किया, जो बच्चे तालीम से महरूम हैं उन बच्चों के पास जाके किया। मज़दूरों के हक़ की बात की, रोटी कपड़ा और मकान की बात की, जहाँ रोटी कपड़ा मकान नहीं है वहाँ जाके किया। डर लफ्ज़ उनके पास, डर का एहसास उन्हें इसलिए नहीं था कि उनको लगता था कि जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, वो काम हर इंसान को करना चाहिए, और जिन लोगों के बीच वो काम कर रहे हैं वो उस बात से सहमत हैं कि ये काम सही कर रहे हैं। इसलिए इनको लगता था कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक आदमी या एक विचारधारा, सफदर हाशमी को हम सिर्फ एक आदमी नहीं मान सकते, या किसी भी उस थिएटर एक्टिविस्ट को जिन्होंने एक विचार प्रक्षेपित किया है समाज के बीच में, उसको सिर्फ एक आदमी नहीं मान सकते, एक विचार मान सकते हैं। अगर हम बात करें किसी की भी बात करें, अगर मान लीजिए कि आपके नाटक में भगत सिंह का कैरेक्टर है और भगत सिंह के नज़रिए को नए नज़रिए से स्टेज पे या नुक्कड़ पे पेश किया जा रहा है, तो वो सिर्फ भगत सिंह का नज़रिया नहीं है। हम सिर्फ इतिहास बताने के लिए नहीं आते या पुराण दिखाने के लिए नहीं आते। हाँ, इतिहास और पुराण के पीछे जो विचार छुपे हुए हैं, क्योंकि भगत सिंह को ना अपने फांसी पे चढ़ा दिया है ना, जो हुकूमती ताकतें थी उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया, लेकिन उनके विचार को नहीं चढ़ा पाए। विचार तो आज भी जिंदा है, आज भी कई भगत सिंह लगे हुए हैं अपने मुहिम में। तो उसी तरह से सफदर हाशमी भी कई लगे ही हुए हैं और लगे रहेंगे। दुनिया जब तक रहेगी तब तक लगे रहने वाला कोई ना कोई सरफरा आ ही जाएगा आगे। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना बैठ के, भले ये चर्चा एक कैंपस के अंदर हो रहा है, इस तरह की चर्चा या इस तरह के मंचन
हम लोगों को प्रोसेनियम के दायरे से थोड़ा सा बाहर निकल के सोचना चाहिए। हम अगर उनको आदर्श मानते हैं, आइडल मानते हैं, और हमको लगता है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो ने, मैंने राजनीतिक व्यवस्था ने जिस तरह से माहौल देश में कर दिया है कि इंसान इंसान को धर्म के नाम पे देख रहा है, जात के नाम पे देख रहा है, भाषा के नाम पे देख रहा है ना। जैसा कि आपने बताया कि उर्दू जो है मुसलमानों की भाषा हो गई। भाषा की तो बात ही छोड़ दीजिए साहब, जानवर भी हिंदू मुसलमान हो गए अब, है ना। गाय हिंदुओं की है, बकरी मुसलमान की है। रंग भी हिंदू मुसलमान हो गए। हरा रंग मुसलमानों के इख्तियार में है और भगवा रंग जो है। अब सोचिए कि जो कुदरत ने दिया, रंग दिया हुआ कुदरत का, जीव दिया हुआ कुदरत का, हमने उसको भी बांट दिया। लेकिन शिद्दत से इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए किए गए सारी कोशिशें हैं, और ये कोशिशें हमेशा से चलती रहीं। इन दिनों थोड़ी ज़्यादा है, इस तरह की कोशिशें ज़्यादा हैं, इसलिए कि जो भी हमारे लीडरान बैठे हैं सत्ता में, चाहे कहीं भी हो, उनके पास कोई विज़न नहीं है इंसानियत के लिए या जनता के लिए जिनका वोट लिया है उन्होंने, उनके लिए उनको क्या करना है इस बात का विज़न उनके पास नहीं है, विचारधारा ही नहीं। अगर उनको पता है कि रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें, बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही। बेंगलोर जैसे शहर में भी आप देखेंगे कि सुबह कई लोग लोटे में या डब्बे में पानी लेके झाड़ियों के पीछे जाते हैं शौच करने के लिए। आज ही मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है। आप सोचें कि हमने नारा लगा दिया, हमने यूनिसेफ को बता दिया कि हम शौच मुक्त हो गए, है ना, मतलब बाहर शौच मुक्त हो गए। वो कर नहीं पाए। हमने दुनिया को बता दिया कि हमने 100 करोड़ ये लगा दिया, हमने दुनिया को बता दिया ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन सच्चाई पर्दे के पीछे की कुछ और है। उन सच्चाइयों को ढकने के लिए एक आवरण चढ़ाते हैं कि लोगों का ध्यान उन सच्चाइयों की तरफ ना जाए। इसलिए सबसे आसान तरीका रहा है इस मुल्क में हमेशा से, और ख़ास करके 1947 के बाद से, कि धर्म के नाम पे लोगों को विचलित करते रहो। हमेशा हमेशा एक नया नया शोषा छोड़ते रहो। ये यहाँ के हैं, ये यहाँ के नहीं हैं, सवाल खड़ा करो। और कुछ लोगों को बताओ कि तुम ही यहाँ के हो, ये तुम्हारे हिस्से की ज़मीन जो है ना घेर रखी है। इनको लगेगा सही बात है यार, कि मेरे हिस्से की ज़मीन अगर ये लोग चले जाए तो मेरा हिस्सा बढ़ जाएगा थोड़ा। आदमी लालची तो होता ही है शुरू से ही। हमने कहा हम जिम्मेदार हैं, मतलब हमारी वो लालच, हमारी वो विकृति जिम्मेदार है कि हम ऐसी बातों के झांसे में आ जाते हैं, ये जानते हुए भी कि उसकी सारी कोशिशें किस लिए हो रही, किस कारण से हो रही, ये जानते हुए भी हम झांसे में आ जाते हैं। और हम अपने पड़ोसी को, जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, उनको ही कहते हैं शहर का माहौल ख़राब हो गया, तुम चले जाओ यहाँ से यार, अच्छा नहीं है तुम्हारा। हम ये नहीं कहते कि तुम मत जाओ, जो होगा हम देखेंगे। हम ये नहीं कहते कि तुम माहौल ठीक होगा तो फिर बुला लेंगे, चले जाओ। इतनी दहशत में क्यों जी रहे हो? हमसे वो है, उनसे हम नहीं हैं। जिस दिन हम और हमारे जैसे सोचने वाले लोगों के दिमाग में ये बात बिठाने में कामयाब होंगे कि हमसे वो बनते हैं, उनसे हम नहीं बनते, और लाख दबाने की कोशिशों के बावजूद, चाहे उस वक्त मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिस किसी पार्टी की सरकार थी जब सफदर हाशमी को सरेराह मार दिया गया साहिबाबाद में, तो उन्होंने सोचा कि सफदर हाशमी को मार के मजदूरों के हक की आवाज़ को या उस आवाज़ को दबा दिया हमने। क्या दब गया? नहीं दबता है कभी। उसके बाद उनकी पत्नी मलयश्री ने वो बेड़ा उठाया, चाहे जिस वजह से उठाया, कि नाटक छोड़ नहीं सकते इस वजह से उठाया कि नहीं, हमारे सफदर साहब ने जिस मकसद से काम शुरू किया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ, अधूरा रहा, उस मकसद को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया। लेकिन वो चल रहा है, सहमत के नाम से चल रहा है। फिर कई टुकड़े 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 में छोटी छोटी चीज़ें आई, और आज भी लोग ऐसे पागल लोग हैं जो कर रहे हैं, अपने बलबूते नाटक कर रहे हैं और वैचारिक नाटक कर रहे हैं। ऐसे पॉलिटिकल वैचारिक नाटक कर रहे हैं क्योंकि उनके पास विचार है। सत्ता ने हमेशा, चाहे वो किसी पार्टी की रही हो, आज की पार्टी की थोड़ी ज़्यादा है, सत्ता ने हमेशा लोगों को ज़हनी तौर पे अपाहिज बनने की साजिश की।
हमेशा, क्योंकि उनको मालूम है कि जब दिमागी तौर पे ये जागरूक हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। पढ़े लिखे से मतलब डिग्री से नहीं है सर, है ना। कई लोग डिग्री को पढ़ा लिखा होना मान लेते हैं, तालीम याफ्ता होना मान लेते हैं। पढ़े लिखे होने से मतलब सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। ऐसी तो कोई सत्ता नहीं चाहती। इसलिए सबसे आसान तरीका उनको लगता है दिमागी तौर पे अपाहिज बनाए रखने का, धर्म का मुलम्मा चढ़ा दो, धर्म का झंडा पकड़ा दो। हम लोग आज जिस राजनीतिक छत्र छाया में जी रहे हैं, दरअसल वो वैचारिक राजनीति कहीं खो गई है। हम लोग झंडे की राजनीति के नीचे जी रहे हैं। सिर्फ झंडा, अलग अलग रंग का झंडा, अलग अलग आकर्षक फल फूलों का झंडा, जिस झंडे को हम अपना मानने की भूल कर बैठे। ये झंडे की राजनीति छोड़ के विचारों की राजनीति की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और थिएटर वालों को तो और ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर वाले, मैंने शुरू में ही बात की शुरुआत ही वहीं से की कि पैदाइश कैसे हुई थिएटर की। अगर हम उस कहानी को सच मानते हैं तो भी, सच ना मानते हैं तो भी, हम आज के थिएटर की बात करें, प्रोसेनियम की बात करें, अभी इस सिनेरियो, इस दृश्य की बात करें, या अभी जो कल या बाकी दिनों में फेस्टिवल में जो नाटक हो रहे हैं, या हम जो नाटक करते रहे, उसी की बात करते हैं। नाटक अभी आप सब लोग थोड़े डिम लाइट में, हम लोग थोड़े ज़्यादा लाइट लेके बैठे है ना। कहीं ये गरूर हमारे अंदर आ जाए कि ये लाइट में बैठने का हक अब सिर्फ हमारा ही रहे तो कैसा रहेगा। तो फिर हम आपके साथ जुल्म करने लगे, तो फिर हम आपके अच्छे विचारों को भी बुरा बताने लगेंगे। और आप के खिलाफ जब आप चाहेंगे कि इस रोशनी में आके बैठे, तो हम इन लोगों को बहकाएंगे कि यार देखो, इनकी उम्र चली गई, लेकिन ये नहीं चाहते कि नौजवान लोग यहाँ बैठे आके और ये इसी तरह से करें। हम ऐसे भड़काएंगे, किसी और तरीके से भड़काएंगे। हम विचार की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि विचार हमारे पास है ही नहीं। हम सिर्फ इसी लाइट और अंधेरे की बात करें। प्रेक्षागृह में नाटक शुरू होने से पहले अंधेरा हो जाता है, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। एक अंधेरा, एक खालीपन, एक शून्यता आती है, और फिर धीरे धीरे कोई ध्वनि, कोई आवाज़, कोई संवाद और कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी पात्र को उजाले से भर देती है। वो पात्र अंधेरे में बैठे लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये कोशिश हमने अंधेरे में बिठा के करने की है हमेशा। चाहे वो दुनिया के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, चाहे हम प्रोसेनियम थिएटर वाले जैसे बुद्धिजीवियों की बात करें, कि हमारी बात हम ही उजाले में कहेंगे, आपको अंधेरे में ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि आप अंधेरे में होंगे तो आपका सारा ध्यान सिर्फ लाइट की तरफ होगा, और लाइट की ही बात आपको लगेगा। जो लाइट में है वही ताकतवर है, वही खुशकिस्मत है, उसी की बात सुनिए। तो हमें इस अंधेरे और उजाले के खेल को समझना होगा। हमारा काम ही ऐसा है ना, हम हर रोज़ बताते हैं, हम बात करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं। बाद में कुछ सिरफिरे आए जिन्होंने इस अंधेरे की दीवार को तोड़ा, चीरा, है ना। दर्शकों के बीच से कलाकारों की एंट्री करा दी, पात्रों की एंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे चरित्र आते कहाँ से हैं? समाज से आते हैं ना, सोसाइटी से आते हैं। तो सोसाइटी से क्यों नहीं आएगा चरित्र? उस अंधेरे के बीच में भी उजाले की रोशनी के साथ वो क्यों नहीं आएगा और इन लोगों को बताएगा कि सिर्फ अकेले आप उजाले के हकदार नहीं, हम भी हैं। तो ये अंधेरे उजाले की लड़ाई शुरू से कुदरत ने बनाई है ना। अंधेरे को शैतान कहा, उजाले को उम्मीद की रोशनी कही, है ना। सुबह होती है तो लोगों का डर खत्म हो जाता है। अंधेरे में किसी को खड़ा कीजिए, डर, वो डर कहाँ से पैदा किया था? हम लोगों के डर। हम अपने बच्चों को डराते हैं, ए मत जाना, भूत है उधर। ना, बच्चे के दिमाग में भूत बैठ गया वो भूत। अगर हम किसी बच्चे को बचपन से भूत नहीं बताएंगे तो अंधेरे से उसको डर नहीं लगेगा। इसलिए हम अंधेरी ताकतों के खिलाफ खड़े होने से डरते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों की परवरिश डरा डरा के की है।
हमें लगता है कि हमें परवरिश के तरीके को बदलने की ज़रूरत है, तो सब कुछ बदलना शुरू होगा और उम्मीद की रोशनी बाकी है और बाकी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम सर। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपकी बातें सुन के। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि मैं बड़े फ्लैट क्वेश्चन तो नहीं लेके आ रहा, लेकिन आप तो अलग ही उठा रहे हैं, तो हम सबको बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। तो वापस मैं निशा से पूछना चाहूँगा वही सवाल कि सर ने अपने अंदाज में बताया कि ये अंधेरे उजाले की जो लड़ाई है, और लोगों को उजाले की तरफ बुलाने के बजाय हमें थोड़ा अंधेरे पे रोशनी डालनी चाहिए। तो आप अपने काम से वो कैसे कर रही हैं? बिकॉज नाउ द काइंड ऑफ थिएटर यू मूव टू, व्हाट यू सेड इज व्हाट इज माय थिएटर, इज दैट आई रिमेंबर अश्क नीले हैं मेरे, द मैग्नानिमस सेट्स व्हिच you are embarrassed about now, which I don't think you should be. It's a lovely play, but you have changed your process, you have changed your approach to theatre, and through that let's go into the conversation of more inclusion, how to make this a less intimidating space again, if you would like to talk. I'm not embarrassed about the play. I'm just, because my actor is also sitting here. I'm only embarrassed about the thinking that went behind it. You know, किस लिए किया था? हाँ, I did it for the wrong reasons. That was the point, yeah. सर आपकी जो बात है वो बहुत खूबसूरती से आपने बताया, and I thank you for that, and I want to add on to that. When we talk about bringing people, into proscenium spaces or venues, I want to, question that and say, why is the proscenium space even ready to accept people that look different, speak different, are different, live different lives, have different realities? No. So with what authority are we going to ask them to come into the space? For what are we asking them to come into the space? When they come into the space, are they even feeling welcome? A space like Rangashankara is not very accessible for most people, right? Despite it being accessible to some of us independent theatre makers, it is not accessible to most people. There is a certain kind of audience that goes there, even though you might think that it is accessible to us. So then the question becomes, how do we take the theatre to the community? And alongside that, it's also equally important to ask, with what intention are we going to that space? Because if we go into the community with the intention of, we know what resistance is, and we are going to now tell you how to fight this resistance or join the resistance, that's bull crap. It's almost like the white man's burden. Yes, it's rubbish. The truth is, the person on the street who is most at risk of this regime is not people like us. They know what it's like to navigate that resistance. They know what it's like to wear markers of their Dalit identity, their Muslim identity. They know what it's like to have caste names and minority names, and they have to live in ghettos that don't have basic resources. They are navigating this every single day. So when we go into that space, if we can go in with that humility, that really it is not our space, and we are coming with something that we can do decently, and we are coming to explore a conversation, then maybe baat ban sakti hai. But how does one do that? One example is, so I did a children's play in 2019, and the play was done without language, because the minute you include language, politics of language comes in. English has its own politics, Kannada has its own politics, Hindi has its own, even multilingual has its own politics. Immediately it leaves out people, right? So this play was made with the intention that it will go to government schools, it will go to community spaces, it will be performed outside in the, outdoors, whatever space we can get. It will also go to schools of privilege and spaces of privilege, and the spaces of privilege, parents of privilege will fund
we will charge them more and it will fund our ability to go into the theatre. So that was the way in which we made it work. So no language, everything needs to fit into the back of my car, and then we go into community spaces, right? So very basic theatre. Maybe it doesn't meet the requirements of, light design, sound. It's very basic, but that's what it took for me to have that conversation. And even after going into the space with the play, the conversation didn't end there. There was a workshop that we did after, where we created the space for teenagers to discuss what ways they're excluded and what are ways in which they can find pride in themselves again, to not feel shame about their backgrounds. Because for them, what is most important is to live a life of dignity, right? Because the world outside is telling them, you are not worthy. So the theatre that allowed them to access that dignity was important to put out there, because that's what I was seeing, right? But this is the way I'm choosing to do it. Today, when the pandemic is real, and I don't know when I'll be able to go and do a live show, what I'm able to do is use my digital access, and I can see that people who otherwise wouldn't go into the theatre, into proscenium spaces and spaces like AF, are watching online theatre. So then I thought, great, I'm going to now use this digital, hybrid digital that has opened up to have the same conversation. The resistance remains, right? And how does one use the digital then to access, people who otherwise would be in IT offices? How does one access theatre? How does one take theatre to their homes and rooms? So I'm working on something that is audio, which can be something that people who are resistant to come into the theatre might be able to listen to. So suddenly there's an opportunity to access homes of privilege that otherwise do not watch the theatre and bring these truths into those homes. What I'm trying to say is that when you look at the position, the particular location that you have in society, there are ways to carry that conversation, carry the resistance forward within your spaces. You don't always have to go outside. This polarization is in every part of society. It's not in one part alone. I'm surrounded by, I've lost friends to the political landscape. I've lost friends. I've gained friends also, right? So this polarization is real even in the spaces we roam around in. So what is it that we can do with our theatre to access those homes? I think it's very important that we don't mirror the Sangh, and we don't mirror that Sanghvadi attitude. If we mirror the same and we say that you stay there, I will stay here, the polarization will simply increase. So how does one? Of course, there are many who are already so extreme we can't talk to them. Unki baat to chhodiye. But there are people who, there are still people who we can have that conversation with, who we can say that, look, your construction of reality is not everyone's construction of reality. This is our lived experience, this is our truth. And here we are presenting this to you and inviting you to see things from our perspective. So perhaps one really important thing that we can think of is, what are the spaces that we are located in with our own contradictory realities, right? Whatever contradictions we carry, language, caste, class, faith, whatever, what are the spaces we can occupy, and how can we have that conversation in those spaces? Yahan pe aake to create political theatre in this echo chamber is quite easy. Yes, I understand that the struggle remains, but people will come, the ones who agree with you will come, they will watch, shabashi will happen, but how does one take the conversation to people in your apartment block who, are not open to your, to your way of living? So how does one use our location to, and not, again, it goes back to the question of, what is it that we can do from our
context and then reach out and create our kind of theatre and let go of the need to align with a particular idea of this is theatre, what it should be. Then maybe there are things we can do. One more thing, I know I'm taking a lot of time, but one please, more please. thing is, I know that there are many wonderful scripts that exist from the past. But one question I always have is, why aren't people funding more playwrights to write theatre for today? Right? There are so many people who are willing to put in that time, put in that research. It's very difficult to make it work because we have bills to pay. Why isn't that happening? Who are the people who can make those things happen? Why don't we have new writing? It's because it's difficult to do this. I mean, there's no institutional support. So how does one create that support together? How does one create the opportunity, the space for different resistance, plays of resistance that are happening in other languages to be translated, right? There is work already happening. If we insist on doing the things that are from the past, we will only hit limited success. There are people who are very political, who want to do extremely political things, and if we're able to provide that space as a community and say, look, I am giving you this much funding, write this play, write it, put it out there, I'm paying for a translator, put it out there. Why can't that happen, right? I write in English, but I get it translated and I do plays in whatever language the politics of the play demands, right? So I've done it in Malayalam, in Hindustani, in English. So why can't that happen, right? So these are some things that I think is already available and can happen. The other thing is, and last point, I promise I will stop after this. The last point is that this is an opportunity to, use what is so rich in the theatre, which is metaphor, which is, the truth of theatre is in the metaphor. How does one use that? Yeah, for me that's very alive, and I am trying to see as a writer, how can I use that? I look at, for example, theatre cultures which have been doing this for so long. The West Asian context, the North African context, theatre from Lebanon, from Turkey. So instead of maybe looking westwards, maybe our inspiration for some of this as theatre makers needs to come from cultures that have faced this kind of, so theatres that exist in Lebanon, Iran, Turkey, Morocco, these are all theatre cultures that have, things to tell us. From places which are war-torn right now. Yes, and as we speak. As we speak, and cultures that have faced this before us, right? This level of authoritarianism, they have faced this before us. Belarus Free Theatre is one that has a group of people in Belarus, but the director sits in London, and they somehow make it work. People are making theatre in the most bizarrest of ways, right? So the regime has its power. The regime has taken the institutions. That is not going to change. What we can change is the way in which we do it, the metaphors we use to talk about this. There's a famous Vijay Tendulkar story. I think it was Gidar maybe, when he had to show blood. And Sunil Shanbag had told us the story that he had to show blood in the theatre and there was a problem with showing that particular scene. So he just changed the color to green. And he said, now this is not khoon, na? So abhi this green paint hai, to kya karoge? So it's a simple story and very simplistic, but that's, there lies the crux of it, that maybe we have to try harder, we have to do better as theatre makers and write and create new work for today and make that happen. There's a dear friend of mine, his name is Vamsi. He's proudly claims his Dalit identity, and he's written a play. It's beautiful, it is very powerful. He's not been able to find the funds to put up the play. Of course, the pandemic also hit. So what does he do? He takes his play, he takes 2 actors and he goes and conducts readings. And he's like, ye bhi to theatre hai.
right? So, I mean, I love that spirit, and I think more of that if we can do. I'm very sorry for taking so much time. Not at all. In fact, thank you for saying all of that, as it's important, and I think we should have reached at that point of discussion where we understand कि थिएटर नहीं रुकना चाहिए, भले ही कोई भी रोकने की कोशिश करे, शायद तरीके बदल जाए, अंदाज़े गुफ्तगू बदल जाए, जो भी बदल जाए, थिएटर नहीं रुकना चाहिए. आप तो और काफ़ी आई मीन हिस्टोरिकली इफ़ वी सी, ख़ास तौर से आप जो वेस्ट एशिया की बात कर रही थी, इवन सिनेमैटिकली टू ऑफ माई फेवरेट ईरानियन डायरेक्टर्स अब्बास कियारोस्तमी एंड असगर फरादी, दे डील विद अ लॉट ऑफ सेंसरशिप, राइट? दे डील विद अ लॉट ऑफ सेंसरशिप एंड they have found new forms, they have found new cinematic methods to tell things, and I'm sure we can always use this as an opportunity to explore new forms and new art of theatre. Now, before we end this conversation, when I called Nisha to talk about this festival, I will. So when I called Nisha to talk about this festival, and I really wanted Nisha to come here and talk because I've learned a lot from her. एंड उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि कौन से प्लेस हैं, तो मैंने बताया ये प्ले है. फिर उन्होंने बोला अच्छा कौन से थिएटर ग्रुप्स हैं, तो मैंने बोला ये थिएटर ग्रुप्स हैं. मुझे कौन से डायरेक्टर्स हैं, तो मैंने बोला ये है. बोला सारे मर्द. तो हाँ पता है, मतलब थोड़ा ड्रामेटिकली हो जाए. तो ये हमने रियलाइज़ किया, देखो ये हमारा पहला अटैम्प्ट है. सो वी आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू, द आइडिया ऑफ नाटकनामा इज़ नॉट जस्ट अ फेस्टिवल. We want to make it into some sort of community that, as you said, at some point maybe we'll be able to fund good writing, fund good plays, make it a collective for young people, because this festival has been put up only by young people who are not even 25 years old, right? So thank you. And now when we had an open screening for the play, and we got around कुछ 12 प्लेज आए थे हमारे पास, जिसके थ्रू 2-3 बाहर से है. वी कुडंट फिगर आउट द लॉजिस्टिक्स टू ब्रिंग देम टू बैंगलोर. सो हमने बोला हम बैंगलोर को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं. और बैंगलोर में एक तो वही मेन गाइडलाइन था कि फुल लेंथ हो और हिंदुस्तानी हो, क्योंकि प्ले का मतलब फेस्टिवल का पॉइंट ही वही है. तो वी डिडंट गेट एनी applications from women, and now I know that is not an excuse from my side, because I understand the problem is almost systematic on how there are not enough people from minority backgrounds, whatever it might be it a gendered minority, be it caste or be it religious, जो थिएटर में इन्वॉल्व नहीं है. तो इस सिचुएशन को लेट्स नॉट गो जनरल अबाउट दिस. एज अ फेस्टिवल हम कैसे नेविगेट करें एज पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग अ काइंड ऑफ थिएटर? How would we navigate this? I know you brought this question up, but I think Shatrupa has been quiet and she's going to punch me in the face if she doesn't talk. So please take the mic, Shatrupa. So, एक तो I thought I just wanted to add to a couple of things what Nisha and Nizam sir had said, and then probably go for that. I think I just wanted to add 2 points. One is since we are talking about, it's important also to acknowledge the question of representation, right? I was just speaking to Nisha about just before we had come here, and I was telling her that I have an intention of adapting my PhD thesis into a play, and my PhD thesis is about the people of Sundarbans. They belong to a class, they belong to a caste which I do not belong to that class or caste, and I have the intention of telling their story using their language. They use a very specific kind of Bangla, which is not the Bangla that I or my family speak in Calcutta. So basically मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनकी कहानी बोलने जा रही हूँ, उनकी लैंग्वेज में बोलने जा रही हूँ, उनके कैरेक्टर्स के साथ बोलना चाहती हूँ, और to add more elements, शायद उनकी म्यूज़िक भी मैं यूज़ करना चाहूँगी. But my question here comes, and which probably is how I would say my growth has happened, is also probably how I would say I sort of understand inclusivity, is मैं कैसे कर सकती हूँ when I do not have that lived experience. This is something that I would not have asked myself 5 years back. 5 साल पहले शायद मैं हाँ मुझे करना है, मैं कर देती हूँ, कर लूँगी. बट मैं रंगशंकरा में सुंदरबन की स्टोरीज़ कर रही हूँ,
जहाँ about people who are every day facing ecological problems or geographical issues or other economic and financial issues, और मैं उनकी कहानी कर रही हूँ, मैं रंगशंकरा में बैठ के कर रही हूँ. Does it make sense? I do not. I mean that's a question I ask myself as a playwright, as a creator. Does it make sense? और मेरा मन है कि मैं वो चीज़ लेके जाऊं और सुंदरबन के किसी आइलैंड पे करूं जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना साउंड डिज़ाइन है, ना कुछ भी है. यूज़ उनको उनके साथ करूं. like they are part of the process, they are part of the character. But as Nisha said, what is lacking is of course कि मेरे पास resources नहीं है. And as Nisha said, मेरे पास ना तो financial resources है, ना कुछ है कि मैं करूं. But as a part of inclusivity, मैं वो करूँगी तो for sure, वो तो पक्का है. But also I question myself कि should I do it? It's a personal censor, it's a personal dilemma that I have. ये भी तो बात है ना कि अगर आर्टिस्ट ये पुश नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? Exactly. तो मे बी इट इज़ नॉट सो मच कि करे या ना करे, बट कैसे करे. डेफिनेटली, ऑफ कोर्स. ये तो एक चीज़ है. दूसरा चीज़, सॉरी आई फॉरगॉट व्हाट वाज द सेकंड थिंग. एनीवेज आई विल कम बैक टू इट. बट या, सो फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. हाँ, अरे भाई ढूंढो. मतलब आई एम सॉरी. पैनल इस बात का सबूत है. यहाँ देखिए 3 पैनलिस्ट में से 2 तो बहुमत में है. But I'm sorry. I just want to say, I mean, Mahir, you're a friend, and Zafar sir is there. I respect him a lot, and everyone. ये reason नहीं है कि application नहीं मिला था. As simple as that. शहर में बहुत, अगर application नहीं मिला है, you have to find some way कि आप जाइए, देखिए. I mean, before Nataknama, there was another festival that happened in the city, and again the same reason was given कि नहीं हमारे पास applications नहीं आए थे. That is again a whole lot of bull crap. Some things, yeah. So, one, the fact that applications didn't come is also a sign of something systemically wrong, because there are lots of actors who are women, who are queer, who are from different kinds of marginalized identities, but who are the people who get to become directors? Who are the people that we take seriously as directors, right? So, and unless it's a chicken and egg situation, unless we see more women making theatre, more queer people making theatre, different kinds of stories and lived experiences, we will not be able to expand our idea of theatre, right? So 2 things that came to my mind when I was sort of coming here is, one, is there a way to, if you, for example, say that we didn't get applications, maybe it's important to acknowledge that, okay, we didn't get applications, this is why, but here's what we can do as a festival, which is maybe have a weekend workshop, right? That says this is just off the top of my head, a workshop that's for women, queer people, anyone who is marginalized, who feels that they have the intention, the interest in taking up writing or directing or whatever, and here's a workshop to start off with, right? Here's someone who's been in a similar situation as you and has benefited from a community. Like, for example, my entire theatre practice is built on free programs. Indian Ensemble did free programs, I benefited. Goethe Institute did free programs, I benefited, right? So why not ask people who would be willing to add to that community and say, hey, here's a workshop. 12 hours is good amount of time. Maybe across 2 weekends, that's 24 hours. That's great. Why not one? That's one possibility. The other possibility is, why not say that instead of doing 5 plays, I will do 3 plays, but one will be newly commissioned by a woman, right? So this thing of niyat is zaruri hai. Just wanted to add one more thing what Nisha said to the list. It's also important कि आप space के अलावा भी how are you supporting? Like as Nisha said, अगर हम ये बोल दें कि नहीं हम आपको space दे रहे, we are again coming back to the Ghanchakkar of proscenium theatre and all.
तो स्पेस के अलावा भी हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होना चाहिए. देन एज जैसे दैट व्हेन यू गो आउट एंड you scout, you have accessible, you have directors or women artists or anyone who's interested. Do you have the bandwidth to support that person, and how commissioning a play, an original play from Natagnama? So it is very, very, very important that that sort of resources be given, and not just space. Sure. Like again, I mean, space is important, but it's not the most, I mean, not the only most important thing. तो ये बहुत important है कि हम उस एंगल से सोचना स्टार्ट करें. एंड या Maybe there's, I don't know, like for example, BLT used to do these play reading Sundays, right? Yeah, right here, exactly. So I benefited a lot from something like that. Why not have, groups like that? I mean, I think the point that we're both trying to make is that there are many things that are possible. Absolutely. But the fact that you cannot use, we didn't get applications. No, but you have to understand that I am not using that as an excuse. No, right? of course. This is, as I said, it's an attempt made by kids. So the whole point of doing this is to understand what are we doing in the first place, कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, and how can we kind of break the problems that have been existing in spaces like Theatre Festival. So that now that you tell me this, it hits me. Okay, there are a lot of ways. जिसके लिए resources लगते हैं, जिसके लिए effort लगता है, जिसके लिए organization लगता है. And अगर हम एक नियत को लेके ये शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पे push करें. But also don't do it alone. Reach out to community. When I say alone, I mean reach out to community. There are many people, especially women, who are willing to put in that time and help the other women, because we want that. We benefited from others in Bangalore who are doing that. I know I want to create, the space. I know Shorty wants to create the space for more women to join us, right? Bangalore does pretty well for women theatres, more than other cities, I think. We're doing pretty decently. So probably you also need to reach out to community. Absolutely. And say that you may not be able to do it alone. There's no way of doing that without reaching out to communities who are already working. I just want to share one very small story that happened recently with the theatre festival that happened before Natagnama, and the person who was the person who was curating, and we sort of had the conversation that why there isn't any women, enough representation, and again the sort of response was, oh, we didn't get enough applications, and we asked sort of so and so a person who happens to be a woman to be part of the festival, and she denied because she didn't have time, and there are no more people, women artists in the city, and I'm just standing there, I'm like, ma'am, me, Shatrupa Bhattacharya, practicing theatre in Bangalore. I didn't even, so also the question is, I didn't even know कि वो festival हो रहा है. I got to know because I was part of a team, and I was working as a production manager for that team. That's how I got to know कि वो festival city में हो रहा है. तो वो lack of information भी मेरे साथ था यार, right? मेरे पास, and अगर होता, शायद मैं apply करती, शायद मुझे मिलता, शायद whatever the financial resources मुझे दिया जाता, मैं कुछ प्रोड्यूस कर पाती. अच्छा बुरा, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन करती तो मैं अपने कोहॉर्ट मेंबर के साथ करती, मनीषा के साथ आके पूछती कि चल लेट्स डू समथिंग, आई हैव दिस रिसोर्स, कैन वी टेल अ स्टोरी, कैन वी टेल अ डिफरेंट स्टोरी, कैन वी डू समथिंग एल्स. मिला ही नहीं. सो द fact of the matter that person is standing at a pedestal and telling me कि अरे उसके अलावा तो सिटी में कोई है ही नहीं, और मैं इसे देख रही हूँ, नहीं मैम वो ऐसा है कि हम हैं. आप बस ऐसे देख नहीं रहे, आप बस ऐसे देख रहे हैं, हम हैं. So is a problem. It is sure, and please. Thank you for bringing this up, because if you hadn't, I would have. Also, what I think I want to also appreciate is that Natagnama put out the application. The call. Put out the call, which is fabulous. Most festivals don't do that. The process is very opaque. There is no transparency. So that's wonderful. And credit where it's due. It was almost, I would like to also say that I think 1 week before the festival date, we had called it off.
and somehow our enthusiasm just like चलो ठीक है कर लेते हैं यार somehow, and so that we get to learn, we get to have a dialogue like this. Next year we'll get better, and with every year we're going to get better in not just in terms of scale but in terms of what we what we desire, what जो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। तो आई थिंक हमारे पास वक्त नहीं है सवाल जवाब का, तो मैं निज़ाम सर अगर आप 2 मिनट में अगर ये कॉन्वर्जेसन बंद करना चाहते हैं किसी तरह, और आप क्योंकि आप बहुत देर से बोले नहीं और आपसे मैं बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ, तो बस एक ब्रीफ सबके लिए कि कुछ कॉन्वर्सेशन चालू रहना चाहिए। यहाँ लाइट बुझ जाए, यहाँ चालू रहना चाहिए। अंधेरे में चालू रखेंगे। ये कहते हैं ना, जारी रहना चाहिए। ये नहीं कि विजय तेंदुलकर के नाटक का जो सब शीर्षक है खामोश अदालत जारी है। अदालत मतलब ऐसे लोगों की अदालत जारी है जो हमेशा ना चाहते हुए भी जज और वकील बनके हमारे या किसी आम इंसान के चरित्र को खंगालना शुरू करते हैं और उनको ये करते हैं। कॉन्वर्सेशन बंद करने से पहले बस इतना ही हम लोग बातचीत करें, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि राजनीति जब अपने मकसद में फेल होने लगती, पॉलिटिक्स जब फेल होने लगता है या पॉलिटिशियन फेल होने लगता है, तो वो धर्म और बाज़ार का सहारा लेता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और जो लोग धर्म और बाज़ार के चपेटे में आ जाते हैं वो न सिर्फ अपना बल्कि अपने उस धर्म का भी नुकसान करते हैं जिस धर्म के नाम पे उनको उकसाया जा रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पे फिर बाज़ार भी खड़ा करते हैं लोग, है ना। और बाज़ार में आपकी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा धर्म के नाम पे, बाज़ार के नाम पे जाता है, क्योंकि बाज़ार हमेशा सत्ता के साथ खड़ा होता है। और सत्ता को हमेशा बाज़ार की ज़रूरत इसलिए होती है कि बाज़ार इंसान की ज़िंदगी में इस कदर घुसपैठ करे, इस कदर घुसपैठ करे कि बाज़ार की ज़रूरतों को पूरी करने में इतना उलझ जाए कि वो बाकी चीज़ें सोचने का वक्त ही ना मिले। आपको शुरुआत की है ना, पॉलिटिकल ताकतों ने क्या किया, बाज़ार के साथ मिलकर डिसाइड किया कि आप घर नहीं खरीद सकते, आप स्कूटर नहीं खरीद सकते, आप फ्रिज नहीं खरीद सकते, आप ये नहीं, आप सब कुछ खरीद सकते हैं, ले लीजिए, हम दे रहे हैं आपको टुकड़ों में, किश्तों में चुकाइए। लेकिन वो किश्त हमको आपको कितना आसान लगता है, वो किश्त दरअसल जाल है जो आपको फांसने के लिए फेंका जाता है और आप फंस जाते हैं। एक किश्त ख़त्म होती, दूसरी चीज़ ले लेते हैं, दूसरी किश्त ख़त्म होती, तीसरी चीज़ ले लेते हैं, और आपकी पूरी ज़िंदगी किश्त चुकाने में चली जाती है। आपको और कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। ये सिर्फ अकेले बाज़ार नहीं कर रहा है, ये सिस्टम कर रहा है। उस बाज़ार ने ही संवेदनशील कामों को परे धकेला है, आर्ट को, कल्चर को, तहजीब को, साहित्य को परे धकेला, क्योंकि बाज़ार के पास इन चीज़ों के लिए स्पॉन्सरशिप इसलिए नहीं है, बाज़ार इन चीज़ों के लिए आगे इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग जागरूक करने का काम करते हैं यार, बहुत बुरा काम करते हैं। इसलिए वो हमेशा सत्ता, बाज़ार और धर्म, ये जो त्रिकोण है, आप समझ लीजिए कि धर्म के नाम पे जो भी आपको बरगला रहा है, चाहे हिंदुओं को बरगला रहा है, मुसलमानों को बरगला रहा है, क्रिश्चियंस को बरगला रहा है, या जात के नाम पे छोटी जात आदिवासियों को बरगला रहा है, वो बरगला ही रहे हैं। दरअसल धर्म की समझ ना उनको है ना आपको है। हम भी अधूरी जानकारी रखते हैं ना, है ना। मान लीजिए कि हमने तिलावत की, तिलावत कुरान की, कितने लोग हैं जो अरबी में तिलावत कुरान करने के बाद उसके अर्थ को यहाँ जज्ब कर पाते हैं, समझ पाते हैं। फिर समझाता कौन है? जो हमारा ठेकेदार होता है। वो इंटरप्रेट करता है अपने ढंग से, जैसे हम नाटकों को इंटरप्रेट करते हैं अपने ढंग से, है ना। किसी नाटक की स्क्रिप्ट पढ़ी और अपने ढंग से सजा लिया। अगर हम संघी मानसिकता है तो उसको उस ढंग से समझा दिया। अगर हमारे दिमाग में ये है कि हमारे कई, मैं निर्देशकों को जानता हूँ ऐसे नाटक के, जो कहीं ना कहीं से वो सेक्सुअल एंगल ढूंढ लेंगे। कई लोगों को ऐसा जानता हूँ जो कहीं ना कहीं से वो अपने धर्म का एंगल ढूंढ लेंगे नाटक। तो नाटक को पे इंटरप्रेट हम अपने ढंग से ही कर रहे हैं। मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ, निशा जी अपने ढंग से कर रही हैं, या शत्रुपा जी अपने ढंग से कर रही हैं, आप अपने ढंग से कर रहे हैं।
इसी तरह धर्म को भी इंटरप्रेट करने वाले जो लोग मिले, मीडिएटर जो मिले, चाहे हिंदू धर्म से हो, इस्लाम के हों, उन लोगों ने अपने ढंग से इंटरप्रेट किया। और हम चूँकि पढ़े लिखे नहीं होते तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ यही है। खौफ, डर, धर्म ने भी वही किया, राजनीति भी वही कर रही। खौफ, डर, हम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं कि हमने आज ये नहीं किया तो कल भगवान या खुदा हमें सज़ा दे देगा। जैसे उनका काम ही है सज़ा देना और कोई काम ही नहीं है ना। हमने वो काम नहीं किया तो सत्ता इस तरह से हमें चपेटे में ले लेगी, चपेटे में लेगी कुछ दिनों के लिए। उनकी भी ना उनका भी एक सीमित दायरा है, वो दायरे से ज़्यादा आपको चपेटे में नहीं ले सकते। एक विचार तो उछाल के देखिए, विचार को जिंदा रखिए और उछाल के देखिए, एक ना एक दिन सरेंडर होना पड़ेगा। हम बाज़ार के कुचक्र को समझ लें, हर चीज़ राजनीति बाज़ार के रूप में इस्तेमाल कर रही। छोटे छोटे कारोबारी मैं देख रहा हूँ ना, बेंगलोर में जब से आया हूँ, पहली बार आया हूँ, मैं देख रहा हूँ ऑटो चलाने वाला को भी ऑनलाइन पेमेंट लेना देना करना पड़ रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर लेना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। ऑनलाइन का प्रॉफिट किसको हो रहा है? वो टेली कम्युनिकेशन कंपनियाँ कमा रही ना, जिन्होंने चंदा दिया था चुनाव में। उन्होंने बताया कि आप ये सिस्टम लागू करो कि मेरा चंदा वापस आए सूद के साथ। हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। हम एक ऑटो चलाने वाला मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत का कमीशन कौन खा रहा है? टेली कम्युनिकेशन कंपनियाँ खा रही हैं। हमें जो सफ़र हम 10 रुपये में तय करते थे, वही सफ़र हम 200 रुपये में तय कर रहे हैं और खुशी खुशी कर रहे हैं। हम तो स्मार्ट हो रहे हैं, है ना। हम तो स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, हमारी सोच स्मार्ट हो रही है, हम ऑनलाइन हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन उस स्मार्टनेस ने हमारी असल स्मार्टनेस को कहाँ गर्त में ढकेला है, इस चीज़ को समझ के हमें रंगकर्म करने की ज़रूरत है, थिएटर करने की ज़रूरत है। थिएटर कभी मरा नहीं है, डेफिनेटली कमज़ोर ज़रूर हुआ है। अभिव्यक्ति की आवाज़ों को दबा देना, पावर, जिनके पास पावर है वो दबा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, दबती नहीं आवाज़ें। आवाज़ें तो फिनिक्स के उस पक्षी की तरह हैं जो राख में से भी चिंगारी ढूंढ के निकाल लेता है। बहुत खूब, और बहुत हम भी ऐसे ही बने रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। निकलने से पहले मैं बस एक नज़्म सुनाना चाहूँगा जो पाश ने लिखी है। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी। इस पोएम का नाम है सबसे ख़तरनाक। मेहनत की लूट सबसे ख़तरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे ख़तरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे ख़तरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे ख़तरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुनून की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे ख़तरनाक नहीं होता। सबसे ख़तरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे ख़तरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे ख़तरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ़ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे ख़तरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आँखों को मिर्चों की तरह नहीं करता है। सबसे ख़तरनाक वो गीत होता है आपके कानों तक पहुँचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे ख़तरनाक वो रात होती है, सबसे ख़तरनाक वो रात होती है जो ज़िंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं, हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौखटों पर चिपक जाते हैं।
सबसे ख़तरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुप जाए। मेहनत की लूट सबसे ख़तरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे ख़तरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे ख़तरनाक नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स रेकमेंड करना, तो क्या मैं एक बुक रेकमेंड करूँ आप सबको? Please. प्लीज़ आप पढ़िएगा। देयर इज अ बुक कॉल्ड रॉबर्ट रिटन बाय समवन कॉल्ड रॉबर्ट डाल्टन। बुक्स नेम इज सेंस वर्क, हाउ स्टेट्स शेप लिटरेचर। प्लीज डू रीड इट। हाउ शेप्स स्टेट लिटरेचर और It's available in Audible also if you want to hear. It's available as an audiobook, but it's about this. ब्यूटीफुल, वी शुड। एंड और एक बात, जस्ट बिकॉज यू रिकमेंडेड अ बुक, मैं भी एक बुक रिकमेंड करूँगा। सुधवना देशपांडे ने लिखी थी हल्ला बोल, जो सफदर हाशमी की लाइफ पे है, जो इंडिया का पॉलिटिकल थिएटर स्पेक्ट्रम एक्सप्लोर करती है, ज़रूर पढ़िएगा। तो सवाल जवाब का वक्त नहीं है क्योंकि प्ले शुरू होने वाला है, फोरम 3 का चलो राजा से मिले। बट उससे पहले हम अपने पैनलिस्ट को एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। रोशनी में बैठने वालों को देखते हैं, तो आप भी रोशनी में आ जाइए। क्योंकि हमें इंक्लूड नहीं किया गया। हाँ बाबा, ये सबको थोड़ा सा ये हमारी नाटकनामा की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट एंड अ बैग, जिससे आप सारे प्लेज फ्री में आके देख सकते हैं। बाबा कुछ नहीं, अब क्योंकि प्ले शुरू होने वाला है, मैं समझ रहा था माहिर मॉडरेट कर रहा है तो ही विल इंक्लूड ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग, दे हैव टू से समथिंग, क्योंकि वक्त हो गया है। बस इतना कहूँगा निज़ाम साहब, नफ़रतें बहुत फैल रही हैं, हम तो चाहते हैं मोहब्बत बांटें थिएटर की तरफ से, बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कल भी हमारा फेस्टिवल है, आप लोग स्केड्यूल बॉक्स ऑफिस से उठा सकते हैं और प्लीज़ जाके फोरम 3 का प्ले देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।